नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के वो जेडीयू कार्यालय पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वो जेडीयू कार्यालय पहुंचे और वहां मौजूद सभी महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान महिलाओं ने उनका जमकर स्वागत किया और 2025 फिर से नीतीश के नारे लगाए। ये चुनावी साल है और बिहार में महिलाओं के लिए कई सारी घोषणाएं की गई है। महिलाओं के लिए उन्होंने कई योजनाएं चलाई है और बिहार महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी पेश कर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आप लोगों के लिए क्या क्या किया है इसे बताने की जरूरत नहीं है। बिहार में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। जीविकाएं दीदियां आज गांव-गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं और ऐसे में आज बिहार में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज का अभिन्न हिस्सा है। किसी भी राज्य या देश के विकास में महिलाओं का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। भारती मेहता की ओर से इशारा करते हुए कहा कि आपको तो हमने अध्यक्ष बना ही दिया है, अब आप इन लोगों को आगे बढ़ाइए। 2005 से पहले महिलाओं के लिए कोई काम नहीं हुआ था। किसी को महिलाओं के उत्थान और विकास की चिंता थी ही नहीं। शाम को घर से भी निकल नहीं पाती थी। आज माहौल बदला है। महिलाएं देर रात तक सड़कों पर बेखौफ घूमती हैं और कहीं भी किसी भी तरह का डर या भय का माहौल नहीं है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के एवं नगर निकाय चुनावों में भी 50% आरक्षण का लाभ दिया गया है। आज महिलाएं पूर्ण आत्मविश्वास से प्रदेश में तरक्की में अपना अहम योगदान निभा रही है। ये दूसरी तरफ मेरा कार्यक्रम है, इसलिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और बहुत अच्छा है। और आप तो जानते ही हैं कि हम तो शुरू से ही महिलाओं का सीधे आगे बढ़ाए हैं। अब पहले जो लोग नेता थे कुछ किए हैं, इसलिए हम लोगों ने तो सब कुछ किया है और बहुत अच्छा है। और सब अब भारी संख्या में सब जगह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं हर जगह पर। तो इतना ही हमको जाना, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। और अगली खबर पटना से, जहां पर रसोइया बहनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें आपको कि सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है। रसोइया बहनों को बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का साथ मिला है। रसोइया बहनों से मिलने के लिए तेजस्वी यादव अचानक गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच गए, जहां उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य की ममता आशा कार्यकर्ता ममता और रसोइया बहनों का बिहार सरकार शोषण कर रही है। तेजस्वी ने रसोइया बहनों से कहा है कि आप आंदोलन जारी रखिए, आपका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। आंदोलन को मजबूत करने के लिए रसोइया बहनों से तेजस्वी ने समर्थन मांगा और कहा कि उनकी मांगों के सामने सरकार को झुकना ही पड़ेगा। रसोइया बहनों के साथ उनका भाई खड़ा है, बहन की आवाज को दबने नहीं देंगे। और अगली खबर का रुख करते हैं। दिव्यांगों से तेजस्वी ने एक बड़ा वायदा किया है। बता दें आपको कि बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल दिव्यांग प्रकोष्ठ की ओर से पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में दिव्यांग अधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारा प्रण है कि लालू यादव की सोच है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो दिव्यांग मंत्रालय और दिव्यांग आयोग का गठन किया जाएगा। साथ ही अलग से बजट और सुविधा भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल के दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन किया गया था और ऐसे में बिहार में 20 सालों से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन सरकार ने कभी भी दिव्यांगों के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई है। जबकि बिहार में दिव्यांग की आबादी देश में तीसरे स्थान पर है, जो कि 8 से 9% है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार ने दिव्यांगों पर कभी ध्यान नहीं दिया है, जिस कारण 400 रुपये की पेंशन योजना लगातार 20 सालों से चल रही है। जब हमारी सरकार बनेगी तो इस पेंशन योजना की राशि को बढ़ाकर 400 रुपये से 1500 रुपये कर दिया जाएगा। हर अस्पताल में दिव्यांगों के लिए बेड रिजर्व किया जाएगा और ऐसे में साथ ही इनको विशेष सुविधा देकर नौकरी, कोचिंग, आवासीय कोचिंग संस्थान के साथ साथ हर को जोड़ने के लिए भी प्रोफेशनल स्किल, विशेष बीमा, दिव्यांग खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी।
और अगली खबर भी पटना से है। बता दें आपको कि शराबबंदी पर पप्पू यादव ने आरोप लगाया है और पटना के जगदेव पथ पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर नशे में कार के ड्राइवर ने ऑटो और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भयानक दुर्घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव एक शादी समारोह से लौटकर मंदिर स्थित आवास जा रहे थे, तब रास्ते में उनकी नज़र इस भयावह हादसे पर पड़ी। उन्होंने उन घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया और टेम्पो में फंसे युवक को सुरक्षित बाहर निकालने के अंदर मदद की। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में लागू शराबबंदी केवल कागजों तक ही सीमित है, जबकि वास्तविकता ये है कि लापरवाही और नशे की वजह से लोगों की जानें जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी का ड्राइवर नशे में धुत था और बेहद ही लापरवाही से वाहन चला रहा था। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी यह हादसा कई सवाल खड़े कर रहा है। और अगली खबर भागलपुर से है। बता दें आपको कि भागलपुर में एक युवक और युवती ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। बता दें कि भागलपुर के अलीगंज का ये पूरा मामला है, जहां पे इलाके की रहने वाली युवती ने बहरापुर इस्लाम नगर के रहने वाले युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि युवक से उसके जीजा के दोस्त होने के नाते उनसे दोस्ती हो गई और इसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हो गई थी। इस बीच दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। बता दें आपको कि 3 साल तक ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और वहीं आपसी मतभेद के कारण दोनों अलग हो गए। इस बीच दोनों के बीच रुपए पैसे का भी लेन देन कई बार हुआ। युवती ने कहा कि मुझ पर 5 लाख रुपए ठगी करने का आरोप युवक लगा रहा है। वहीं आपसी अनबन के कारण मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा, जहां पर युवती ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। युवती का कहना है कि जब हमें एहसास हुआ कि मेरा इस्तेमाल हो रहा है तो हमने रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन वह युवक बार बार परेशान करता है और वह दूसरी और युवक ने भी एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी आपबीती बताई। उसने युवती द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताया। युवक ने बताया कि हम दोनों 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और इसके बाद दोनों अब अलग हो चुके हैं। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि युवती मेरे द्वारा दिए गए रुपयों को वापस कर दे, लेकिन मेरे द्वारा रुपए मांगने पर युवती धर्मांतरण के मामले में फंसाना चाह रही है। रिश्ता हम लोग का दोस्ती का तो 2008 से 6 से ही है, प्रेस के द्वारा, लेकिन लकी प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। लेकिन बीच में हम लोग अलग अलग हो गए, काम भी साथ में, बिजनेस पार्टनर भी काम भी साथ में भी किया है। उसी बीच उसके मिलना जुलना हुआ फैमिली से। 2022 में उसकी शादी कहीं 18 में हुई थी कुसुम कुमार जायसवाल की। तो 2022 में उसने डाइवोर्स का लिया। तो मेरा मित्र मेरे घर पे लेके आता है उसके भाई राकेश रोशन को और कुसुम कुमार जायसवाल को, इसका डाइवोर्स लेना है उसको अपने पति से, तो तुम वकील करा दो। तो हमने ठीक है, हम मदद कर देते हैं। हमने वकील मदद करवा दिया, जो मेरे एडवोकेट थे लिंक में परिचय, मैंने उनको करवा दिया। उसके बाद ये मेरे कंटिन्यू मेरे टच में रही, मेरे से मैंने केस के सिलसिले में बात करती रही, कैसे मेरा डाइवोर्स होगा, क्या होगा, कहाँ से पैरवी, कहाँ से पड़ेगा, ये सब बात करती रही। इस बीच में प्रेम प्रसंग हुआ। फाइनली आपने डिसीजन क्या लिया है? फाइनली डिसीजन सर यही है मेरा कि मेरा जो कर्ज लिए वो मुझे वापस कर दे, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अगली खबर का रुख करते हैं। कौओं की मौत से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इससे दहशत में है वो ग्रामीण। दरअसल बता दें आपको कि इन दिनों हवेली खगड़पुर प्रखंड के क्षेत्र में तेगड़ा गांव में कौआ एकाएक मरने लगे हैं। देखते ही देखते 1 दर्जन कौए मर रहे हैं। गांव के एक बगीचे में कौए के मरने की खबर फैलते ही ग्रामीण बर्ड फ्लू जैसे रोगों के फैलने की आशंका से दहशत में आ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कौए आसमान से अचानक नीचे गिर पड़ते हैं और छटपटाते रहते हैं। थोड़ी देर बाद कौए की मौत हो जा रही है। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष तेघड़ा गांव के एक बगीचे में बर्ड फ्लू के कारण कई कौए की मौत हो गई थी। इस मामले में खगड़पुर पशु चिकित्सा अधिकारी गांव के बगीचा पहुंचकर जांच किया तो हवेली खगड़पुर के प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी अंजार कुरैशी ने बताया है कि शुक्रवार तेगड़ा गांव पहुंचकर बगीचे के मालिक से बातचीत की गई। बगीचे में गंदगी बहुत रहती है और पिछले बार भी इस तरह का मामला सामने आया था। वहीं आसपास जो फसल है और बगीचे में कीटनाशक का छिड़काव भी हुआ है। हो सकता है कि इस वजह से कौवों की मौत हो रही है। और वहीं जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर कमल देव ने बताया है कि खगड़पुर के पशु चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि तेगड़ा
गांव में स्थल पर पहुंचकर मृत कौओं के सैंपल को कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए मृत कौओं के सैंपल को लेकर जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाए। चला है कि हवेली खड़गपुर के कौन सा गाँव में सर? तेघड़ा गांव ठीक है। में कुछ कौवे बगीचे में मृत पाए गए हैं, जिस संबंध में वहाँ के पशु चिकित्सक को, हवेली खड़गपुर के पशु चिकित्सक को निर्देश दिया जा चुका है वो स्थल निरीक्षण करें एवं वहाँ से सैंपल का कलेक्शन कर उचित इसमें प्रक्रिया के तहत कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए उसे जांच हेतु लेबोरेटरी में भेजने की व्यवस्था करें। बता दें आपको कि मार्च में, जी हाँ, 9 मार्च को IMA का वार्षिक समारोह होगा और ये समारोह काफ़ी ज़्यादा अहम बताया जा रहा है। कोशी प्रमंड के सुपौल, मधेपुरा, सहरसा के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन टीम के सहयोग से 9 मार्च को राज्य स्तरीय बीमा कॉन वार्षिक समारोह टिहरी स्थित लॉर्ड बुड्ढा कोसी मेडिकल कॉलेज में होने जा रहा है। इसको लेकर IMA के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने इस राज्य स्तरीय वार्षिक सम्मेलन को लेकर जानकारी दी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय शंकर ने बताया कि कोसी प्रमंडल में पहली बार राज्य स्तरीय IMA सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के डॉक्टर में बेहद खासा उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में एशिया लेवल के तमाम डॉक्टर भी भाग लेंगे। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में IMA के नए बिहार प्रदेश अध्यक्ष का घोषणा की जाएगी और साथ ही नई तकनीक के माध्यम से ऑपरेशन की कई विधियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिकल फील्ड पर चर्चा होने जा रही है, जो कि कोसी प्रमंडल के डॉक्टर्स के लिए गर्व की बात है। ये जैसे हमारे ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन एंड ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने बताया, बीमा कॉन जो कि बिहार का एनुअल IMA का कॉन्फ्रेंस है, जिसमें बिहार के सारे डॉक्टर्स, बड़े छोटे सारे डॉक्टर्स जुड़े रहते हैं, उनका इस बार का एनुअल कॉन्फ्रेंस लॉर्ड बुद्धा में आयोजित हो रहा है। सौजन्य से IMA बिहार, IMA सुपौल, IMA सहरसा एंड IMA मधेपुरा की मदद से। इस बार जो सबसे नई बात यह है कि इस बार का जो थीम है, जिसका मतलब है कि साइंटिफिक सेशंस के जो मैक्सिमम डिस्कशंस होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिकल फील्ड के ऊपर होने जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, जो अगले 5 से 10 साल में हम लोग फलीभूत होते हुए देखेंगे। इसकी शुरुआत और इसका डिस्कशन समय रहते हुए हम कर रहे हैं, ये हम सारे सहरसा वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है और हम पूरे बिहार IMA का बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि सब लोग, इतने वरिष्ठ चिकित्सक जन सब यहाँ आएंगे और हमें उसका अपने एक्सपीरियंस का लाभ हमें देंगे और इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं, उनका पूरा स्वागत करते हैं। क्या नाम? वहीं झारखंड के बेरमो में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें आपको कि महिलाओं के अधिकारों, उनकी उपलब्धियां, उनके संघर्षों को पहचानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में CCL कोलियरी कर्मचारी संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ ने महाप्रबंधक कार्यालय डोरी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां नेतृत्वकर्ता रविंद्र मिश्रा, संचालक कर्ता विनय सिंह और मुख्य अतिथि माला कुमारी की मौजूदगी में सैकड़ों महिलाओं का सम्मान किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बोकारो जिला महिला सशक्तिकरण का एक विशेष उदाहरण है। महिलाएं अपनी कड़ी मेहनत और लगन से मिसाल कायम कर रही हैं और बोकारो उपायुक्त विजया जाधव, चास SDO, DTO, खेल पदाधिकारी, समाज कल्याण पदाधिकारी, पब्लिक रिलेशन पदाधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मत्स्य पदाधिकारी, लेखा प्रशासन, स्वनियोजन पदाधिकारी हो या फिर महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा हो, ऐसे कई उच्च पदों पर आज 1.5 दर्जन से ज्यादा महिलाएं पदाधिकारी बोकारो में विराजमान हैं और बोकारो के विकास की गाथा लिखने में अपना अहम भूमिका निभा रही है। पहले तो बहुत बहुत बधाई आज के दिन की, और मैंने जो अंदर कहा मैं उसे दोबारा वही रिपीट करूंगी कि एक ही चीज़ है, अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएं। ऐसा नहीं है कि हर कोई पढ़ाई में ही अच्छा होता है, उन्हें कोई ना कोई स्किल ज़रूर सिखाएं जिससे कल को वो किसी पे निर्भर ना रहे। केवल आपके घर में अगर बेटी पैदा हुई है तो उसका टारगेट केवल शादी कर देना नहीं होता है, उन्हें आत्मनिर्भर ज़रूर बनाएं ताकि वो किसी पे भी निर्भर ना रहे, और बेटों को बेटियों का सम्मान करना सिखाएं, तो हमें कल को एक सुरक्षित समाज मिलेगा।
ना हो जाएगा तो हम बहुत आगे, हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के बजट सत्र में जमकर हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। बता दें आपको कि भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं और जमकर आरोप लगाए हैं और भारी नोकझोंक के बाद कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि अभी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव हुए हैं, अभी भी प्रक्रिया चल रही है। कई जिले और ब्लॉक में प्रजातंत्र की चीर हरण की बातें भी सामने आ रही है। बैठक आहूत की जाती है, किसी को फोन आता है और बैठक निरस्त कर दी जाती है। कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशियों को विधायक निवास में बैठाया जाता है और समय सीमा समाप्त होने के कारण वे नामांकन दाखिल नहीं कर पाते। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर विधानसभा है और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सदन में अनुपस्थित रहते हैं, जो सदन का अपमान है। निकाय चुनाव और पंचायती राज के चुनाव हुए, जिस प्रकार से सत्ताधारी दल ने शराब और पैसे और शासकीय मिशनरियों के दुरुपयोग करते हुए चुनाव जीतने की कोशिश की और अभी भी वो लगातार जारी है। और अभी जो जनपद अध्यक्षों के चुनाव हुए, जिसमें डौंडी लोहारा में, भानु प्रतापपुर में, चारामा में और साथ ही इधर बागबहारा में और दुर्ग जिला पंचायत के जो चुनाव हुए, वो लोकतंत्र को तार तार किया है, अपमानित किया है। जिसमें ये 3 ब्लॉक, जो पहले 3-4 ब्लॉक जो मैंने कहा, उसमें बैठक आहूत हो गई थी। जो जितने जनपद सदस्य हैं वो बैठक में चले गए थे, हाल में थे और उसके बाद 10 मिनट बाद ऊपर से कहीं फ़ोन आता है और उसके बाद चुनाव निरस्त कर दिया जाता है। जहां बहुमत नहीं है वहां तिथि बदलने की कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सभापति के चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हो गई है। बता दें आपको कि जिसमें सूर्यकांत राठौर सभापति चुने गए हैं। सूर्यकांत राठौर इससे पहले 5 बार पार्षद और पूर्व नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। सभापति चुने जाने के बाद सभापति सूर्यकांत राठौर ने कहा है कि जिस प्रकार से राजधानी रायपुर के सभी पार्षदों ने मेरा साथ लंबे समय तक दिया है, इस बार मुझे सभापति के रूप में चुना है। मैं यहाँ स्पष्ट करता हूँ कि सभापति के रूप में मैं किसी प्रकार का कोई भेदभाव निगम की कार्रवाई में नहीं होने दूंगा। जब भी सामान्य सभा रखी जाएगी, उसमें सभी पार्षदों को सामान्य रूप से अपनी बात रखने का समय दूंगा। पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया और नगर निगम के सभी निर्वाचित 70 पार्षदों ने मुझे समर्थन दिया। इसलिए मैं हमारे कांग्रेस दल के सभी सदस्यों को, निर्दलीय सभी सदस्यों को और पार्टी के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं। जिस तरह से उन्होंने मुझे यहां पे अपना सहयोग दिया है, आने वाले 5 साल मैं उनके साथ खड़े रहूंगा, उनका पूरा सहयोग करूंगा। और जांजगीर चांपा में लगातार डॉक्टर्स का प्रदर्शन हो रहा है और ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सिविल सर्जन को हटाने की मांग लगातार कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि सिविल सर्जन को जल्द से जल्द हटाया जाए। डॉक्टर इसी वजह से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें आपको कि कर्मचारियों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने जाँच शुरू कर दी है। डॉक्टर्स ने OPD टाइम के बाद अस्पताल परिसर में सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया है। सांसद कमलेश जांगड़े को अपनी मांग का ज्ञापन भी कर्मचारियों ने सौंपा है। सिविल सर्जन पर कई आरोप लगाते हुए पद से हटाने की मांग की है। डॉक्टर जो सांसद ने डॉक्टर, स्टाफ, नर्स की बातें सुनी और समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। नहर में एक कार गिर गई है और पूरी तरह से रहस्यमय तरीके से ये कार गिरी है। बता दें आपको कि भीतरवार पुलिस अनुभाग के कहरिया थाना क्षेत्र के हरसी हाई लेवल नहर में एक कार पानी में डूब गई है। पुलिस को खेड़ा गांव के लोगों ने सूचना दी। देर रात नहर में एक कार गिरी जो कि नहर के पानी में नजर आ रही है। बताया भी जा रहा है कि खबर मिलते ही कहरिया थाना पुलिस खेड़ा गाँव के पास हरसी नहर में पहुंच गई। थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह लोधी अपने दलबल के साथ नहर के पानी में उतरे और कार को अंदर से देखा, लेकिन गेट बंद होने के कारण कार के अंदर कुछ नहीं हुआ, कुछ नजर नहीं आया। बताया भी जा रहा है कि
पुलिस ने क्रेन से कार को नहर से निकाला तो देखा कि चारों गेट बंद थे। कार में कोई शख्स भी मौजूद नहीं था, लिहाजा इस कार को इरादतन नहर में फेंका गया होगा। इसी शक के आधार पर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में आज सुबह सूचना पर एक नहर में बोलेरो गाड़ी मिली है, सूचना मिली थी, तो उसकी सूचना पर तत्काल करैया पुलिस द्वारा वहां पर रेस्क्यू चलाया गया और बोलेरो को नहर के में डूबी हुई थी, नहर के पानी से निकाला गया। बोलेरो के नंबर के आधार पर उसको ट्रेस किया गया कि बोलेरो कहाँ की है। तो बोलेरो जो है 3-4 ओनरों को बेची गई है और लास्ट में अभी डबरा की सीमा परिहार है, उनके वो ओनर हैं, उनसे पूछताछ की गई तो उनका जो ड्राइवर है जितेंद्र रावत, वो चालक था और वो लेके आया था, गाड़ी उसी के पास रहती थी। तो इस संबंध में करैया पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है और ऐसा पता चला है कि उक्त गाड़ी से अभी कुछ दिन पूर्व बिलौआ थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट की घटना घटित की गई थी। इस संबंध में बिलौआ पुलिस द्वारा भी आकर पूछताछ की जा रही है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, गाड़ी में कोई भी नहीं मिला। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अब बात करेंगे नर्मदापुरम की बेटी दामिनी पठारिया की। जुनून और जज्बा से सफलता कदम चूमती है, ये नर्मदापुरम की बेटी दामिनी पठारिया ने चरितार्थ कर दिया है। दरअसल बचपन से छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक संत का आशीर्वाद लेने अपने परिजनों के साथ पहुंची तो भजन सुनाकर उनके अंदर संगीत के क्षेत्र में पहुंचने का जुनून पैदा हुआ। फिर क्या था, छोटी सी उम्र के बाद दामिनी ने संगीत के क्षेत्र में ऐसी लगन लगाई कि उन्होंने करीब 1 दर्जन से ज्यादा भजनों की प्रस्तुति राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के माध्यम से विभिन्न चैनलों में दी। बता दें कि हाल ही में दामिनी पठारिया ने मां नर्मदा को समर्पित करते हुए अपने मधुर कंठ से गरबा देखो खेल रही है नर्मदा को आवाज दी। खेरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद वे स्वर सामग्री महान संगीतकार लता मंगेशकर के संगीत की रागों पर गहन अध्ययन के साथ साथ पीएचडी करने का मन बना चुकी हैं और उन्होंने बताया है कि इस विद्या में माता तारा देवी एवं पिता राकेश पठारिया ने काफी उन्हें प्रोत्साहित किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।